कामरान साहब, आपने एक आर्टिकल लिखा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जिसमें आपने कहा कि जो कश्मीर है उसको पाकिस्तान को बैक बर्नर पर डाल देना चाहिए। क्या पाकिस्तान को वाकई डाल देना चाहिए? आप क्या समझते हैं? आपने कुछ बातें की कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनके हवाले से और कुछ सहाफ़ियों से मिले। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या आपने ये इन्फॉर्मेशन की बेस पे कह रहे हैं या आपका एनालिसिस भी है कि ये अब बैक बर्नर पर डालना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो कुछ और है इस वक्त? देखें, ये मेरा एक तज्जिया भी है, मेरी सजेशन भी कह लें, और कुछ मालूमात की बेस के ऊपर भी है, और उसकी रीजंस हैं। आई थिंक इसको सम टाइम आप मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं कि शायद इसीलिए मैंने जो आर्टिकल लिखा उसमें मैंने यही कहा कि ये जो मेरा नुक्ता नज़र है ये बहुत गैर मकबूल भी होगा, और शायद बहुत से लोगों को लगेगा कि ये मैं पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन सियासी और मुआशी मसाइल से दो चार है, तो ऐसी सूरत में आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो मेरा क्रक्स था मेरे आर्टिकल का, कि अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर करें, और वो क्यों जरूरी है। आई थिंक इस पर मैं जो सैयद अली गिलानी जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक रानुमा रहे, उनकी कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए बड़ा काम है, और वो हमेशा जब भी पाकिस्तान के किसी वक्त से मिलते तो वो सबसे पहली बात पता है आपको क्या करते थे? वो ये कहते थे कि एक मजबूत पाकिस्तान सियासी और मुआशी तौर पर कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए और कश्मीर की तहरीक के लिए बहुत ज़रूरी है। मीन के उसके उनके एक सेंटेंस में बहुत गहरी बात थी कि वो भी ये समझते थे, दो कि वो आपको पता है कि खासे क्रिटिकल थे, एंटी इंडिया समझे जाते थे पाकिस्तान के साथ। वो समझते थे कि इल्हाक कश्मीर का होना चाहिए, लेकिन वो भी ये समझते थे कि पाकिस्तान सिर्फ उसी सूरत में अपना मकसद हासिल कर सकता है जब पाकिस्तान सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर मजबूत होगा। तो ये उसका बैकग्राउंड था, और उसकी रीजन ये है कि हालिया अगर आप सालों में देखें, खास करके एक दो सालों में पाकिस्तान को जो मुआशी एतबार से जिन चैलेंजेस का सामना है, शायद हमें एक आप कह सकते हैं कि एक फेज चाहिए, एक पीरियड चाहिए जहां पे हम की जो अपनी फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं उनको इनिशिएट करें, और जो पाकिस्तान के नेबर्स हैं वो ईस्ट हो वेस्ट हो, उसके साथ हमें एक आप कह सकते हैं कि एक प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, एक पीस चाहिए, ताकि हम जो अपनी इंटरनल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर फोकस कर सकें। बिल्कुल ठीक है कि इंटरनली फोकस कर सकें, लेकिन कामरान साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान ये तो कहता है कि कश्मीर को बैक बर्नर पर डालें, पर पाकिस्तान के पास किसी सियासी जमात के पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है वो कश्मीर के ऊपर बात कर सके। इवन के फौज भी इमरान खान को, जनरल बाजवा इमरान खान को नहीं बना सके। तो ये बात कैसे आगे चलेगी? ये कैसे? वैसे टेक्निकली तो कश्मीर बैक बर्नर पे डाला हुआ है, तो फिर ये भी कोई फैक्टर है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो कश्मीर बैक बर्नर पर डालने की जो बात है ना, कि शायद इस सेंटेंस से एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी आती है कि जैसे आप कश्मीर पे जो है जो भी पाकिस्तान का एक मौकफ है उससे पीछे हट जाए। आई थिंक इसमें वजाहत की जरूरत है। देखिए, हमारे पास एक मॉडल्स मौजूद हैं। कुछ लोग जो जिक्र करते हैं, लेट्स से चीन है, चीन का ताइवान उसको अपना वो हिस्सा समझता है, लेकिन ताइवान के अंदर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, वहां पर बिल्कुल एक सेपरेट निजाम है। चीन इतनी बड़ी अब दुनिया की ताकत है, वो चाहे तो वहां पे उस पर कब्जा भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। और वन चाइना जो पॉलिसी है उसको अमेरिका भी कहता है कि जी ताइवान बुनियादी तौर पर चीन का हिस्सा ही है, बाकी दुनिया भी मानती है, लेकिन वो बिकॉज उनका जो इस वक्त तरजीहात है वो कुछ और नौयत की है, तो वो फिर उस तरह से मामलात को नहीं लेके आगे चलते। एक ईगो का इशू नहीं बनाया हुआ, अपनी जो तरक्की है उसकी राह में उसको रुकावट नहीं बनाया हुआ कि जी पहले ताइवान का मसला हल होगा तो बाकी हम तमाम चीजें करेंगे। सेम इसी तरह आई थिंक जो कश्मीर का जो मामला है, इसके ऊपर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा कि पाकिस्तान के पास एक वक्त था कि हम बहुत अच्छी डील कर सकते थे इंडिया के साथ, और बेहतर बारगेन हो सकती थी। दो तीन उसकी रीजंस हैं। अगर आप चले जाएं लेट 90s में, उस वक्त अगर आप देखें तो अमेरिका जो भारत है वो तो मुआशी तौर पर अभी वो टेक ऑफ कर रहा था। दूसरा जो अमेरिका के साथ उसकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी अभी उस तरह से नहीं डेवलप हुई थी। चीन एक अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं था। पाकिस्तान दूसरी तरफ अमेरिका का और मगरब का इत्तेहादी था, उसको डॉलर्स भी मिल रहे थे, इमदाद भी मिल रहे थे, और अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत भी थी अफगानिस्तान के हवाले से।
तो उस वक्त दो तीन ऐसे मौके आए, मसलन जो वाजपेयी साहब हैं, लाहौर यात्रा पर जब वो आए और बीजेपी का लीडर होने के नाते उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का एतराफ किया कि कश्मीर का जो मसला है वो हल तलब है। फिर कारगिल हो गया, आपको पता है, और वो सारा जो इनिशिएटिव है वो जाया हो गया। इवन मुशर्रफ के आने के बाद अगर आपको पता है कि 2004 और 2007 से लेकर एक बहुत जबरदस्त पीस प्रोसेस चला, और उस पीस प्रोसेस में भी एक इतना प्रॉमिसिंग था कि इवन के कश्मीर पर वो नॉन पेपर्स जो हैं वो शेयर हुए। सियाचिन और सर क्रीक पर कहा जाता था कि ऑलरेडी शायद मुआहदे के करीब थे। मनमोहन सिंह साहब अगर पाकिस्तान के अंदर वकला की तहरीक जन्म ना लेती तो गालिबन 2007 की शुरू में मनमोहन सिंह साहब पाकिस्तान आते और सर क्रीक और सियाचिन पर मुआहदों पर दस्तखत हो जाते और कश्मीर का भी कोई हल निकल आता। अब अगर आप हालात देखें कि वो अपॉर्चुनिटीज हमने जाया की, फिर मुंबई वाला मामला हुआ क्या है कि अब भारत जो है एक तरफ मुआशी एतबार से अब उसका जो क्लाउड है वो बढ़ता जा रहा है। फिर उसकी अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ी है उसके नतीजे में जाहिर है कि फिर उसका जो कद काठ है और भी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। हमारे पास एक से बढ़कर एक क्राइसिस हमारी तरफ आ रहा है। तो अब जो सिचुएशन बन गई है, अगर आज मैं कहता हूं कि भारत अगर खुला दिल से कहे भी कि चले जी मुज़ाकरात करते हैं, कश्मीर के मसले का हल ढूंढते हैं, तो मुझे ये बताएं कि एक ऐसे मुल्क के साथ जो मुआशी तौर पर कमजोर है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, कौन भारत क्यों पाकिस्तान को किसी भी तरह की कंसेशन देगा? तो आई थिंक ऐसी सूरत में ये फॉर द टाइम भी इसको आप कह लें कि पसे पुश डाल दें, अपने असूली मौके पर बेशक रहें, लेकिन इसको अपने पाकिस्तान की इस वक्त जो मसाइल हैं, एक सख्त कंडीशन नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लचक शो करनी पड़ेगी। और जो आपने बात की कि सबसे बड़ी जो रुकावट माजी में रही वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट रही, क्योंकि मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, दे आर कन्विंस्ड, क्योंकि वो सियासी हुकूमतें हैं, उनका एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा होता है और उनको पता है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए बगैर ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान अपना ट्रू जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर सके। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने भी, नून लीग ने भी सक्सेसिवली परसू किया कि भारत के साथ किसी तरीके से कोई जो पीस प्रोसेस है वो आगे बढ़े। अब क्योंकि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर भी ये रियलाइजेशन मौजूद है, और जनरल बाजवा जो हैं शायद उनके जो सेकंड खास करके जो टर्म थी वो बहुत ज्यादा कीन थे और बहुत ज्यादा ईगर थे। लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये जनरल बाजवा की, जनरल फैज की भी टू दी एक्सटेंड ये नाकामी है। आप तो इमरान खान की बात कर रहे हैं, वो इवन शाह महमूद कुरैशी तक को मैनेज नहीं कर सके, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने भी बड़ा मरकजी किरदार अदा किया कि ये जो अब खबरें आ रही हैं कि शायद एक विजिट प्लान हो रहा था, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी साहब पाकिस्तान के दौरे पे आते, तो उसको स्कटल करने में और इमरान खान साहब को डराने में जो मरकजी किरदार अदा किया, जो मेरी मालूमात है, वो शाह महमूद कुरैशी थे। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब को कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि इसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा है कि आपका तासुर ये जाना है कि जनाब आपने तो कश्मीर का सौदा कर दिया है। और फिर इमरान खान साहब वैसे तो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहते हैं, तो वो उस बात से डर गए और पीछे हट गए। और शायद जहां इख्तलाफात की और बहुत सी वजूहत थी जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान, ये भी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि जनरल बाजवा ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, जो मेरी मालूमात है कि इंडिया के साथ मामला को आगे लेके चलना है, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा होने नहीं दिया। बिल्कुल, आपने ये बड़ा खूबसूरतली बताया कि इमरान शाह महमूद कुरैशी बेसिकली एक स्पॉइलर हैं। वो भले अमेरिका के साथ हो, चले अमेरिका को तो छोड़ें, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के लिहाज से एटलीस्ट वो एक स्पॉइलर हैं, और वो उन्होंने वो कहा ट्रेड भी ना होने दी। कमरान साहब, अब क्या समझते हैं? आपने पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का जिक्र किया है, आपने पीटीआई का जो जिक्र किया है वो जो स्पॉइलर किया है। पीटीआई वही किरदार कर रही है इस वक्त जो किसी दौर में शायद जमात इस्लामी करती होगी या दाएं बाजू की मजहबी जमातें करती होगी, या जो है वो एस्टैब्लिशमेंट करती होगी। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह का हौच पौच निज़ाम पाकिस्तान में है, अनसर्टन कंडीशन है, पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, 2023 में अगर मैंडेट डिवाइडेड आता है तो पाकिस्तान तो अगले 5 साल खुद ही बात नहीं कर सकता, तो हम इंडिया से को कैसे इंगेज कर सकेंगे? या क्या आप समझते हैं कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये सियासी दलों को इकट्ठा कर पाएगी? देखिए, इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कोई भी जो मुल्क है, जाहिर है कि भारत के साथ हमारे बहुत से इश्यूज हैं जो हल तलब हैं।
तो यकीनी तौर पर जो भारत है वो सबसे पहले जो चीज देखता है, हालांकि ये जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, क्योंकि इसमें वो जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी जो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की ख्वाह हैं, और जब ये गवर्नमेंट आई तो एक उम्मीद की किरण थी कि शायद दो कि इनके पास टाइम कम है कि मामलात हो सकता है कि पॉजिटिवली आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी वजह कि मामलात इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि इस गवर्नमेंट का अपना पता नहीं है कि उन्होंने कितने अरसे तक रहना है। तो फिर क्यों भारत जो है या कोई भी और गवर्नमेंट जो है कि वो एक ऐसी हुकूमत के साथ कि जिसके अपने मुस्तकबिल का पता नहीं है, वो उनके साथ कोई बातचीत इनिशिएट करेगी। तो आई थिंक इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू अगेन बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिसके पास भरपूर मैंडेट हो, और एटलीस्ट एक एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी हो कि जो गवर्नमेंट आएगी कम से कम वो अपनी जो टर्म है वो पूरी करेगी। और अगर ऐसा होगा तो देन ऑब्वियसली उस प्रोसेस को इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आती है, आपने कहा ना कि जो इस साल इंतखाबात का साल है, जो गवर्नमेंट आती है इस वक्त जो सूरत हाल है, आई थिंक कोई भी गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो भारत के साथ अननेसेसरली ताल्लुकात तो वैसे ही खराब है। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।